अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वर्टर ज़ोन वालों की वाईफ़ाई डिवाइस की सेटिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रियल टाइम में इसमें कौन-कौन सा डाटा चल रहा है। इसमें आप सोलर की पावर देख सकते हैं, होम लोड चेक कर सकते हैं और वापडा से कितनी एनर्जी कंज़्यूम हो रही है या फिर ग्रिड फीडिंग हो रही है। वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं और बैटरी की जो पोज़ीशन है, कितने वाट आपकी बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ कर रही है या डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ कर रही है और उसके कितने एम्पीयर हैं, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नीचे है इसमें टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 किस्म के टेम्परेचर है। मेरे पास जो इन्वर्टर है उसकी स्क्रीन पे कोई टेम्परेचर वगैरह नज़र नहीं आता, लेकिन ये डिवाइस जो है कनेक्ट करने की वजह से मैं अपने इन्वर्टर का टेम्परेचर भी देख सकता हूँ। और इसमें 2 किस्म के टेम्परेचर इसलिए होते हैं, एक इसके पीवी मॉड्यूल का होता है और दूसरा इन्वर्टर के इंटरनल कंपोनेंट्स आईजीबीटीज़ का होता है। इसमें दूसरी चीज़ ये है वाईफाई सिग्नल आपकी जो डिवाइस है वो वाईफाई राउटर से कितनी दूर है, पीक प्रोडक्शन कितनी है। आज की जो हमारी पीक प्रोडक्शन है वो 3403 वाट है और पीक लोड जो मैंने डाला है वो 2237 वाट का है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो टाइमर का फीचर है। यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये डिवाइस सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि इसके साथ आप एक ही जो आपके पास वाईफाई डोंगल है उसके साथ आप कई किस्म के इन्वर्टर्स को अटैच करवा सकते हैं। तो ऐड न्यू टाइमर पे क्लिक करना है। ऐड न्यू टाइमर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी जो डिवाइस है मैंने वो फ्रोनेस इन्वर्टर है वो सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर टाइम लगाना है। टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का। मैंने 12 बजे एएम का टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग में जाना है तो यहाँ पर मोड मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मोड का मतलब ये है कि आउटपुट का कौन सा मोड है और इसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 12 बजे दिन को मेरा जो इन्वर्टर है वो एसबीयू मोड के ऊपर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एसबीयू मोड यानी कि बैटरी शेयरिंग वाला मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करूंगा तो ये एक टाइमर लग चुका है। इस तरह के आप कई टाइमर ऐड कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट टाइमर मैं लगाता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरी ये जो डिवाइस है इसमें मैं टाइम लगाता हूँ। पहले मैंने 12 बजे का लगाया था, अब मैं शाम का 7 या 8 बजे का चले मैं लगा देता हूँ, वो आपकी मर्जी है। तो 8 बजे का मैं शाम का मैं टाइम लगा रहा हूँ। 8 पीएम का सेलेक्ट कर लिया है मैंने और ओके कर दिया है। इसमें मैं मोड पे जाता हूँ दोबारा से। इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी, इसमें एसयू भी कर देता हूँ ताकि शाम को 8 बजे मेरा जो इन्वर्टर है वो एसयूवी मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाए। उस टाइम के ऊपर मेरा जो इन्वर्टर है वो टोटल जो एनर्जी है वो वापडा से ले और चार्जिंग भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, इसलिए मैंने ये टाइम सेलेक्ट कर दिया है और इस तरह से मेरी बैटरी उस टाइम पे यूज होनी बंद हो जाएगी और चार्जिंग का जो जितने भी एम्पेयर्स मैंने सेलेक्ट किए होंगे उतने एम्पेयर से चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक नया टाइमर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करें, यहाँ पर टाइम लगाएं, कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 बजे का और यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में चार्जिंग में जाएं। चार्जिंग में ये है कि आप किस तरीके से चार्जिंग को करवाना चाहते हैं, यानी कि इसमें सोलर ओनली करवाना है तो सोलर ओनली को कर लें और अगर ग्रिड फर्स्ट करनी है तो ग्रिड से चार्जिंग, अगर आप उस टाइम पे चाहते हैं ग्रिड से चार्जिंग हो तो ग्रिड फर्स्ट को कर लें और इसको ऐड कर दें। ठीक है, इतने टाइम पे जाके आपका इन्वर्टर ग्रिड से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह से मैं एक और टाइमर लगा देता हूँ इसमें। ये डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो शाम का रात का मैं 10 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें पीएम कर लेता हूँ और यहाँ पे सेटिंग में जाके चार्जिंग का मोड जो है इसकी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि इसमें जो अब रात का टाइम है तो इसमें आप सोलर एंड ग्रिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सोलर ओनली रात का टाइम है तो सोलर ओनली करने का फायदा कोई नहीं है। रात को अक्सर लोग ग्रिड से चार्जिंग करवाते हैं तो ग्रिड फर्स्ट कर लें। इसी तरह से आप कोई भी मोड इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी मोड सिलेक्ट करेंगे उसको आपने ऐड कर देना है तो उतने बजे जो टाइम लगाया है आपने उस पे उस तरीके से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें एक और नई किस्म का टाइमर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सेलेक्ट टाइम कर लें तो ये टाइम मैं लगा देता हूँ जी सुबह 8 बजे का और ओके कर देता हूँ। और इसमें जो सेटिंग है ये बैटरी टाइप की है। ठीक है, बैटरी टाइप यानी कि इतने बजे बैटरी टाइप जो है इस इन्वर्टर की वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर एफ एल डी ए जी एम
और यूजर डिफाइंड। मैं चाहता हूं कि इतने बजे मेरी जो बैटरी टाइप है वो चेंज होकर एफएलडी पे चली जाए, एफएलडी पे चली जाए, या फिर यूजर पे चली जाए, यूजर में जो मैंने वैल्यू ऑलरेडी सेट कर रखी होगी। अगर किसी के इन्वर्टर में इक्वलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है तो यूजर आपने सेलेक्ट करना है, और जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वैल्यू है उनको आपने मैक्सिमम कर देना है और ऐड कर देना है टाइमर। तो फिर क्या होगा, उतने टाइम पे आपका जो इन्वर्टर है वो ओवर चार्जिंग स्टार्ट करवा देगा और आपकी बैटरी इक्वलाइज होने स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद एक नया टाइमर आपको लाजमी लगाना पड़ेगा कि 1 या 2 घंटे का आपने वक्फा रखना है। अभी मैंने 8 बजे का लगाया, आपने 10 बजे का टाइम लगा देना है, एक और इसमें ऐड कर देना है आपने टाइमर। यहाँ से सिलेक्ट आपने कर लेना है जी टाइम। तो वो जो टाइम है उस टाइम पे आपका जो इन्वर्टर है फिर नॉर्मल वैल्यू पे चला जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं चार्जिंग जो है इसकी बैटरी टाइप जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैल्यू जो है इसमें मैं एफएलडी कर देता हूँ। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो आप एफएलडी सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबुलर बैटरी के लिए। ठीक है, अगर दूसरी सिंपल बैटरी है तो एजीएम सेलेक्ट कर लें और इसको ऐड कर दें। यानी कि उस टाइम के बाद जब दूसरा टाइमर स्टार्ट होगा तो फिर आपकी बैटरी टाइप चेंज हो चुकी होगी, जो आपकी ओरिजिनल बैटरी टाइप है उसके मुताबिक ही चार्जिंग होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं और किसी को भी इनेबल को डिसेबल कर सकते हैं। जितने भी आपने टाइमर्स यहाँ पे लगाए हैं इनमें से किसी को भी आप इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। अभी मुझे इन टाइमर्स की जरूरत नहीं है तो इन सबको मैं डिसेबल करवा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं जी। ये हो गए टाइमर और यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन भी है। तो अगर आप चाहते हैं ये वैल्यूज जो है ये सेव हो जाएं तो फिर इसको भी आप यूज कर सकते हैं। शेयर का जो ऑप्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके जरिए आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं अपने इन्वर्टर का रियल टाइम डाटा। तो मैं यहाँ पे अपने किसी दोस्त को सेंड कर सकता हूँ और वो इस के ऊपर जब क्लिक करेगा तो उसके सामने सेम टू सेम यही इंटरफेस खुल जाएगा, यही जो स्क्रीन मेरे सामने है यही उसके सामने आ जाएगी। तो वो भी वहां पर बैठकर, चाहे वो फॉरेन कंट्री में है, वो भी इस डिवाइस को मॉनिटर करवा सकता है। इसके अलावा कई दोस्त पूछते हैं कि इसके कोई सालाना चार्जेस भी हैं। तो ये जो डिवाइस है इसके कोई सालाना चार्जेस नहीं है। पहले जितनी भी डिवाइसेस आती थी उनके सालाना चार्जेस होते थे, एनुअल अपडेट वो मांगती थी और उसके कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते थे, फिर जाके वो दोबारा से काम करने के काबिल होती थी, वरना वो काम ही नहीं करती थी। और इसमें स्टैट में आप देख सकते हैं टुडे, यस्टरडे, दिस मंथ, जो भी डाटा आपने देखना है तो इसमें आप टुडे, यस्टरडे, दिस मंथ, लास्ट मंथ, स्पेसिफिक डे और टाइम भी। अभी टुडे पे इसको रहने देते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जी सेविंग इसमें बताई हुई है। सोलर एनर्जी, आज जो सोलर एनर्जी है वो 4.3 किलोवाट आवर यानी कि 4 यूनिट, 4.25 यूनिट तकरीबन प्रोड्यूस हुए, और ग्रिड की जो एनर्जी है 1 किलोवाट यूज हुई है। और इसके अलावा सोलर की जो चार्जिंग है वो 2.1 किलोवाट आवर। जहां पर ये KWH लिखा हुआ आता है उसका मतलब है 1 यूनिट, इसका मतलब 2 यूनिट सोलर की चार्जिंग के लिए यूज हुए। ग्रिड चार्जिंग, ग्रिड से जो चार्जिंग यूज हुई है वो 0.5 यूनिट यानी कि आधा यूनिट ग्रिड से यूज हुआ है बैटरी चार्ज करवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि आपकी वापडा ज्यादा यूज तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर बैटरी यूज कितनी हुई है आज आज के दिन में, चूंकि बैटरी अभी चार्ज हो रही है तो बैटरी बिल्कुल यूज नहीं हुई। टोटल एनर्जी आज जो है वो 5.4 किलोवाट है और लोड कंज्यूम जो है 2.7 किलोवाट। और इसके अलावा रियल टाइम चार्ट है, जो डाटा अभी रनिंग में है वो आपके सामने है। यहाँ पर ये टाइम के लिहाज से बता रहा है। अभी ये ऊपर लिखा हुआ है 10:35 और उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये 11:12 तक, 10 मिनट तक का डाटा ये दिखा रहा है। तो इसके अलावा इसमें हिस्ट्री चार्ट भी है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोडक्शन का चार्ट भी है, तो ये डेज के लिहाज से आप देख सकते हैं डाटा अपना। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो इसमें अलर्ट्स है। तो ये जो है अभी हमने टाइमर वगैरह लगाए थे उसका अलर्ट आ गया ऊपर, और इसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि ग्रिड आपकी कितने बजे रीस्टोर हुई है, ग्रिड फेलर कब हुई थी, कब ग्रिड गई है। वापडा जब भी सिस्टम में इन होती है, आती है या जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बजे 18 तारीख को 10:12 पे ग्रिड जो है रिस्टोर हुई है और ये ग्रिड पावर फेलर होगी, ये रिस्टोर हुई है, ये सारा कुछ ये बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप बैटरी का भी एक देख सकते हैं।
बैटरी अंडर हैवी लोड 1133 वाट 9:31 पे शाम को हुई थी और 17 फरवरी को। इसका मतलब यह है कि बैटरी के अंदर ऊपर आप एक लिमिट लगा सकते हैं जो इसकी सेटिंग में पाई जाती है। जब जब ये आपकी बैटरी को आपका इन्वर्टर बहुत ज्यादा हैवी लोड से यूज करेगा तब तक आपको ये बताता रहेगा कि अभी ये देखें 1924 वाट और 1669 वाट ये बैटरी इतनी इतनी यूज होती रही है, इतना हैवी लोड बैटरी के ऊपर आता रहा है। तो इस चीज को भी आप कंट्रोल करवा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में कितना ज्यादा जो लोड है वो चलता है, वो सोलर की कैपेसिटी से बढ़ जाता है या फिर वो बैटरी के ऊपर आ जाता है, ओवरलोड हो जाती है आपकी बैटरी। तो इस चीज को भी आप कंट्रोल करवा सकते हैं। अब हम इसकी सेटिंग को चेक करते हैं। यहाँ पर जो ऊपर सोलर डोंगल लिखा हुआ है और इसको छोड़ दें, इसका फर्मवेयर है और नोटिफिकेशन सेटिंग। यहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को भी बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं बार बार तो इसको आप बंद कर दें। और बैटरी अलर्ट यहाँ पर ये लगा हुआ है 1500 वाट। तो 1500 वाट पहले मैंने इसको 1000 वाट लगाया था। तो 1000 वाट लगाने से ये हुआ 1000 वाट से जैसे ही बैटरी के ऊपर लोड बढ़ता था, कोई हैवी लोड चलता था तो अलर्ट आ जाता था। यहाँ पर 1000 वाट या 1100 1200 1300 वाट का लोड आपकी बैटरी के ऊपर आया था, बैटरी आपकी अंडर हैवी लोड यूज हो रही थी। इसको आप ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपका लोड ज्यादातर आता ही रहता है तो फिर इसको आप 1500 वाट रख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा हैवी लोड के ऊपर चली गई है। अगर आपकी बैटरी 2 किलोवाट या इससे ऊपर चली जाती है 3 किलोवाट तक, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी बैटरियों ने जो सारी रात बैकअप देना था थोड़े बहुत 200-400 वाट लोड के ऊपर, तो वो अगर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का लोड आपकी बैटरी के ऊपर आ जाता है, तो इतना वैसे आता नहीं है, इतना ज्यादा अगर आ जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी बैटरियां जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी। इसलिए आप इसको 1000 या 1500 वाट तक इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। और इन्वर्टर सेटिंग जो है, आउटपुट कैपेसिटी जो है इसमें वो बता रहा है। इन्वर्टर जो है मेरे पास 6 किलो वाट का है, लेकिन इसकी आउटपुट जो पावर है वो 5500 वाट है। और इसके अलावा इसकी कंपनी है, ये फ्रिक्वेंसी है, इन्वर्टर टाइप जो है हाइब्रिड है। और मोड जो है यहाँ पर आप इसके मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का मोड है, ये आप SUB, USB, SBU और MKS में ये होता है कि आपका जो सिस्टम है सारा दिन वो बैटरी शेयरिंग के तौर पे चलता है और रात को वो वापडा शेयरिंग पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। रात को आपकी बैटरियां यूज नहीं होती और वो किसी इमरजेंसी की सूरत में जब आपकी वापडा फेलर हो जाती है, ग्रिड चली जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, तब वो यूज होगी। तो इसको MKS भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर इन्वर्टर कंपनी में MKS का फीचर काम नहीं करता, ये फ्रोनस में ज्यादातर करता है। और इसके अलावा आप इसमें SBU का फीचर भी है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसकी जो भी आप सेटिंग रखेंगे वो सेव हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं MKS ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनपुट रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे UPS लिखा हुआ है। एक UPS होता है, दूसरा APL होता है। UPS का मतलब है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और APL का मतलब है अप्लायंसेस। तो UPS पे रखना चाहिए, ज्यादातर लोग UPS पे ही रखते हैं, क्योंकि इसमें आपका PC जो है वो रिस्टार्ट नहीं होता और आपकी अप्लायंसेस को झटके नहीं लगते। तो अगर अप्लायंसेस पे रखेंगे तो फिर इसकी वोल्टेज रेंज चेंज हो जाती है। और अगर आपके पास ज्यादा लो वोल्टेज रहते हैं तो अप्लायंस मोड पे रखें, क्योंकि अगर 90 वोल्ट तक भी वापडा की पावर आ रही होगी तो आपका इन्वर्टर उसको चलाएगा, यूज करेगा। ठीक है। और अगर आपने UPS रखा होगा तो फिर आपकी 170 से नीचे जब वापडा के वोल्टेज जाएंगे तो ये उसको कट ऑफ करवा देगा, उसको यूज ही नहीं करवाएगा और आपकी बैटरीज जो हैं वो खाली हो जाएंगी। तो इसके अलावा यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की रेंज है, यहाँ से आप आउटपुट के वोल्टेज सेट कर सकते हैं 230, 240, 220। आमतौर पर 230 ही रखे जाते हैं और ये एक बेस्ट वैल्यू है। और इसके अलावा नीचे है नेट मीटिंग का फीचर। नेट मीटिंग अगर आपने करवाई हुई है तो इसको आपने एनेबल करवा देना है, अदरवाइज आपने इसको डिसेबल रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं अलार्म। अलार्म जो है आप अनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। इसके अलावा ओवरलोड बाईपास, यहाँ पर आप ओवरलोड होने की सूरत में आपका इन्वर्टर जो है वो बाईपास पे जाए या ना जाए तो इसको भी आप एनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये ग्रिड को कम से कम यूज करे। और इसके बाद जी LCD डिस्प्ले गो टू डिफॉल्ट। LCD गो टू डिफॉल्ट यानी कि होम स्क्रीन पे चली जाती है बार बार, वो अनेबल है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। और ओवरलोड रीस्टार्ट,
ये डिसेबल रखा हुआ है ताकि अगर इन्वर्टर ओवरलोड हो तो रीस्टार्ट होने की कोशिश ना करे। लेकिन इसको मैं अनेबल कर देता हूँ ताकि घर में अगर कोई बंदा मौजूद ना हो तो पीछे से ये ना हो कि सिस्टम बंद हो जाए सारा और बंद ही रहे और दोबारा से वो रीस्टार्ट ना हो। इसमें है ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट। ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट जो है इसको हमेशा डिसेबल रखना चाहिए ताकि अगर आपका इन्वर्टर हीटअप हो जाता है तो दोबारा से रीस्टार्ट होने की कोशिश ना करे, अदरवाइज वो जल जाएगा और ज्यादा हीट हो जाएगा। बैक लाइट ऑन जो है इसको आप इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। कुछ लोग इसको भी डिसेबल रखते हैं ताकि बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत हो, इन्वर्टर की सेल्फ कंजप्शन खत्म हो जाती है बैक लाइट ऑन ऑफ करवाने से। इसके अलावा एलसीडी जो है उसको भी कई लोग बंद रखते हैं ताकि इन्वर्टर जो है रात को बैटरीज के ऊपर जब चल रहा होता है तब उसकी कंजम्पशन कम से कम हो। अलार्म ऑन सोर्स इंटरप्ट ये आप अनेबल ही रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक लंबी सी बीप होती है जो वापडा या सोलर सिस्टम में जब इन होते हैं तो ये इन्वर्टर आपको देता है। और इसके अलावा फॉल्ट कोड रिकॉर्ड इसको अनेबल रख लें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो बैटरी की सेटिंग्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग की प्रायोरिटी है, यहाँ पे आपने सेट करनी है CSO सोलर फर्स्ट और OSO सोलर ओनली। ज्यादातर लोग OSO सोलर ओनली रखते हैं ताकि बैटरी जो है वो सिर्फ सोलर से चार्ज हो और ग्रिड से बिल्कुल चार्ज ना हो। और बैटरी टाइप जो है यूजर, तो यहाँ पर यूजर ही रखनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे लिथियम बैटरी और दूसरी भी कई टाइप्स हैं बैटरी की और वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो फ्लैट रेट को सिलेक्ट कर लें, अगर आपकी नॉर्मल बैटरी है तो एचएम को कर सकते हैं, लेकिन यूजर जो है ये बेस्ट वैल्यू है। और कट ऑफ वोल्ट्स जो हैं ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है कितने वोल्ट तक बैटरी को यूज करे उसके बाद शट डाउन हो जाए। तो ये कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। ज्यादातर जो इन्वर्टर हुए हैं वहां पे 40.8 या 41.0 की वैल्यू होती है, लेकिन इस इन्वर्टर में ये 40 वोल्ट तक भी ऑप्शन आ रहा है। तो बल्क वोल्ट जो है इसके ट्यूबुलर बैटरी की वजह से मैंने 58.4 रखे हुए हैं। और अगर आपकी दूसरी बैटरी है नॉर्मल बैटरी है तो फिर आप 56.4 रखेंगे। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो फिर आपने 57.6 वोल्ट रखने। फ्लोट वोल्ट जो है यहाँ पर 54 रखे हुए हैं और ये 54 ही रखने हैं ट्यूबुलर के लिए भी और नॉर्मल बैटरी के लिए भी। अगर आप लिथियम बैटरी यूजर हैं तो इसको आप 56.0 कर देंगे। और बैक टू ग्रिड वोल्ट्स, बैक टू ग्रिड वोल्ट्स जो है ये वो वोल्ट्स हैं, यानी कि अगर आपने बैटरी शेयरिंग SBU वाला मोड रखा हुआ है तो आप रात का जो टाइम है उसके टाइम के ऊपर आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को यूज करवाता है। तो 44 वोल्ट रखने का मतलब ये है जब तक मेरी बैटरी 44 वोल्ट तक नहीं आ जाती ये बैटरी को यूज करवाता रहेगा और जब बैटरी 44 वोल्ट तक लो हो जाएगी उसके बाद ये बैक टू ग्रिड चला जाएगा, यानी कि ये ग्रिड को इन्वर्टर के अंदर इन करवा देगा और आपका इन्वर्टर वापडा को यूज करना शुरू कर देगा। उसके अलावा बैक टू डिस्चार्ज वोल्ट, तो ये 48 वोल्ट रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी वापडा से तो फिर 48 वोल्ट तक जब पहुंचेगी आपकी बैटरी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% चार्ज हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्जिंग पे चली जाएगी और इन्वर्टर जो है वापडा को कट ऑफ कर देगा। तो ये कम रखने का मकसद ये है कि सुबह के टाइम मसला आता है। अगर यहाँ पर फुल रख लें, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फुल का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, तो 58 वोल्ट रख लेते हैं लेट्स सपोज। फिर ये होगा कि रात को तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल सेट चलेगा, जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तब तक वो उसके ऊपर लोड नहीं डालेगा और वापडा को नहीं छोड़ेगा, यूज करता ही रहेगा, चार्ज करवाता रहेगा और लोड भी चलाता रहेगा। लेकिन सुबह के टाइम होगा ये जब तक आपकी बैटरी 58 वोल्ट तक चार्ज नहीं हो जाती, यानी कि मुकम्मल चार्ज नहीं हो जाती, जो कि अक्सर लोगों की 11-12 बजे तक चार्ज होती नहीं है। तो तब तक वो वापडा को यूज करता रहेगा और आपका लोड वापडा से ही चलाता रहेगा। इसलिए इसको मैंने कम से कम वैल्यू 48 वोल्ट पे रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो जाए, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने देखा है कि 50% तक चार्ज जब हो जाती है उसके बाद ये वापडा को कट ऑफ करवा देता है। यानी कि तकरीबन कोई 9 बजे के करीब मेरा जो इन्वर्टर है वापडा को टोटली कट ऑफ करवा देता है सर्दियों में। और गर्मियों में अगर ज्यादा पैनल्स लगे हों तो फिर ये 7 से 8 बजे तक वापडा को कट ऑफ करवा देता है। और ग्रिड चार्जिंग जो है यहाँ पर आप एम्पेयर सेट कर सकते हैं, तो इसको आप कम ही रखें तो अच्छी बात है। अगर बैटरियां आपके पास जो है ज्यादा यूज नहीं होती, अगर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है तो फिर आप 20 एम्पेयर से या 30 एम्पेयर से ग्रिड चार्जिंग
रख सकते हैं। सोलर चार्जिंग जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जितनी आपकी बैटरी की कैपेसिटी है। मेरे पास तो जो बैटरी लगी हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 400 एम्पेयर आर की है, इसलिए मैंने 60 एम्पेयर सेट किए हुए हैं। आपने इसमें 30 एम्पेयर एक नॉर्मल वैल्यू है, स्टैंडर्ड की वैल्यू है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं 200 एम्पेयर आर की बैटरी के लिए। और अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 40 एम्पेयर यूज़ कर सकते हैं 100 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करवाने के लिए। लेकिन एम्पेयर जितने कम होंगे, आपकी चाहे लिथियम बैटरी ही है उसकी लाइफ जो बढ़ जाएगी। अब ये जो मेरा इन्वर्टर है इसमें बैटरी इक्वलाइजेशन का फीचर काम नहीं करता, लेकिन ये जो डिवाइस है ये जब से लगाई है तो बैटरी इक्वलाइज भी हो जाती है। तो इसमें करना ये पड़ता है मुझे कि इसमें ये आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, इक्वलाइजेशन के वोल्टेज भी हैं। जब भी आपने इक्वलाइजेशन अनेबल करवानी है तो उसके वोल्टेज मैक्सिमम कर देने हैं। अदरवाइज इक्वलाइजेशन अनेबल तो हो जाती है लेकिन वो काम नहीं करती। इन्वर्टर जो है वो बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं करता, उसका मकसद जो है वो आपको नहीं मिलता जो आप जिस मकसद के लिए आपने यूज करवाई है। तो रियल टाइम एक्टिव का मतलब ये है कि अभी आपने अगर चाहते हैं कि अभी एक्टिव हो जाए तो इसको एक्टिव कर दें, तो ये अभी से एक्टिव हो जाएगी। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ अगर ये एक्टिव होती है। कुछ लोगों की एक्टिव नहीं होती है, उसकी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे जाने के बाद ऊपर लिखा हुआ आ गया है बैटरी इक्वलाइजेशन एक्टिव। तो अभी देखते हैं कि इक्वलाइजेशन एक्टिव हुई भी है कि नहीं। नीचे आप बैटरी की जो है कंडीशन है स्टेटस है वो देख सकते हैं। अभी इसने अचानक से चार्जिंग जो है बढ़ा दी है 982 वाट्स और 100% जो है हमारी बैटरी है। अभी ये इक्वलाइजेशन एक्टिव लिखा हुआ तो आ गया है लेकिन इक्वलाइजेशन काम नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है, कैसे पता लगता है? अब ये अनेबल हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं 59.5 वोल्ट। तो 59.5 वोल्ट पे है बैटरी, पहले अप्रोक्सीमेटली 57 या 56 के राउंड अबाउट थी। तो ये बैटरी जो है आपकी चार्ज होती है, जो आपने बल्क वैल्यू रखी होती है 58.4 मैंने रखी हुई है, 58.4 से ये ऊपर चार्ज नहीं होती। लेकिन जब आप इक्वलाइजेशन को इनेबल करवाते हैं तो ये ऊपर तक भी चार्ज होती है, 59.6 वोल्ट पे जा चुकी है। और इसने पहले अम्पेयर भी थोड़े ले रही थी, अब अम्पेयर भी 17 अम्पेयर लेनी शुरू कर दी है, पहले बहुत थोड़े अम्पेयर ले रही थी। तो ये वजह ये है कि लोड से जो एक्स्ट्रा मेरी सोलर पावर है इसलिए इनेबल हुई है। अगर आपकी इनेबल नहीं हो रही आप लोड को भी कम करके देख सकते हैं। और दूसरी वजह ये है, मेन जो रीजन है वो ये है कि बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं हुई होती आपकी। जब तक आपकी बैटरी 58.4 तक फुल चार्ज नहीं होगी ये आपकी वर्किंग नहीं करेगी। जैसे ही आपकी 100% के राउंड अबाउट फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर आपकी इक्वलाइजेशन अनेबल होगी। और आपकी जैसे इक्वलाइजेशन अनेबल होती है सोलर की पावर भी बढ़ जाती है। उसकी वजह है कि सोलर के ऊपर लोड आ जाता है बैटरी चार्जिंग का। अब 955 वाट का लोड आ चुका है बैटरी चार्जिंग का, इसलिए सोलर की पावर जो है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मेरे जो ग्रिड है वो इस टाइम आइडल है, यानी मौजूद है और यूज नहीं हो रही। 247 वोल्टेज है, 49.8 इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब यह है कि ग्रिड मौजूद तो है लेकिन इन्वर्टर इसको ले नहीं रहा। तो यहाँ से आप इसका स्टेटस जो आपकी बैटरी है वो भी चेक कर सकते हैं। जितनी भी चीजें थी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।